करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण को देखना चाहेंगे। तो आगाज करते हैं। लिखते हैं पहले, स्वतंत्रता संग्राम का उदारवादी चरण। स्वतंत्रता संग्राम का उदारवादी चरण और कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1905 तक। क्या हुआ जी? 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक। दो चार क्वेश्चन यहां से आना तय होता है। ठीक है, एकदम एक एक बातों को याद करके रख लेना है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और उन कारकों के दृष्टि से मैंने बताया कि ब्रिटिश प्रभुत्व का परिणाम, देश का जो आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण किया गया, प्रेस और साहित्य की भूमिका, शासकों का जातीय दम, इल्बर्ट बिल, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था इत्यादि ने मिलकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया, जिसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। यह भी ध्यान रखिएगा, अभी लिखवाएंगे भी। पहले तो इन बिंदुओं को लिखेंगे कि इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति क्या थी? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना। और यहीं से हम अपनी परिचर्चा का आगाज करना चाहेंगे। तो लिखिएगा, उसको ऐसे लिखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में विभाजित थे। 3 चरणों में विभाजित थे। तीन चरणों में विभाजित थे। पहला उदारवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक। दूसरा उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। 1905 से 1917 तक। 1905 से 1917 तक। 1905 से 1917 तक। और तीसरा गांधीवादी चरण 1917 से 1947 तक। गांधीवादी चरण 1917 से 1947 तक। 1917 से 1947 तक। 1917 से 1947 तक। ये 3 चरण में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था। आज सबसे पहले हम लोग पहले चरण को समाप्त करेंगे। तो लिखेंगे पहला चरण उदारवादी चरण। पहला चरण उदारवादी चरण। उदारवादी चरण लिखेंगे। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी
जिसका पूर्ववर्ती नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसका पूर्ववर्ती नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, इंडियन नेशनल यूनियन था, जिसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? पहले का नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। ब्रैकेट में लिख दो, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम 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 के द्वारा। ये नाम कौन दिया था? एओ ह्यूम। फिर लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि नेरोजी के सुझाव पर, नेरोजी के सुझाव पर, नेरोजी के सुझाव पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। और यह कांग्रेस कहां से लिया गया? अमेरिका से। ये कांग्रेस शब्द कहां से लिए गए? कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। ये कांग्रेस शब्द कहां से लिए गए? तो लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिए गए, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। ठीक है, फिर लिखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, एकदम एक एक लाइन याद करके रखना। 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को बम्बे के गोकुलदास, बम्बे के गोकुलदास, बम्बे के गोकुलदास तेजपाल, बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। बम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। ठीक है, भूलेंगे नहीं कि इसके संस्थापक भूलेंगे नहीं कि इसके संस्थापक भूलेंगे नहीं कि इसके संस्थापक रिटायर्ड आईसीएस, रिटायर्ड आईसीएस कॉमा पक्षी वैज्ञानिक, रिटायर्ड आईसीएस कॉमा पक्षी वैज्ञानिक कॉमा हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत उसको कहते हैं। पक्षी वैज्ञानिक कॉमा हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला,
शिमला का संत यो ह्यूम को जाता है, ए ओ ह्यूम को जाता है, ए ओ ह्यूम को जाता है, ए ओ ह्यूम को जाता है। किसको जाता है? ए ओ ह्यूम को जाता है। टिक लगाइए उस पर। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कब स्थापना हुई कांग्रेस की? कांग्रेस की पहली बैठक कहां हुई थी? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। याद रखिएगा, किसकी पहली बैठक संभावित थी? पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, तो इसीलिए यह बैठक कहां हुई? तो नोट में लिख दो, नोट में। कांग्रेस की पहली बैठक पूना में होने वाली थी, पूना में होने वाली थी। कांग्रेस की पहली बैठक पूना में होने वाली थी, पूना में होने वाली थी, और पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह बैठक बंबई में संपन्न हुई। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण, पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह बैठक, प्लेग फैल जाने के कारण यह बैठक कहां संपन्न हुई? बंबई में संपन्न हुई, बंबई में संपन्न हुई। इस समय लिखे, ऐसे लिखोगे, कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का संस्था बताया, जिसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था बतलाया, संस्था बतलाया। क्या बतलाया? संस्था बतलाया। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के पहले बैठक के अध्यक्षता, कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता, कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। पहले बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया, और प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, और कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, और कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे, ए.ओ. ह्यूम थे, जो 1885 से 1905 तक रहे, जो 1885 से 1905 तक रहे, जो 1885 से 1905 तक रहे। कौन कौन? यो ह्यूम रहे, ध्यान रखिएगा। फिर लिखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय, नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे। कांग्रेस के स्थापना के समय 72 सदस्य थे। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे। और कौन से सबसे महत्वपूर्ण सदस्य नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उस समय के सबसे बड़े सदस्यों में से, सबसे महान आंदोलनकारियों में से सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस बैठक में उपस्थित नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, लिख देंगे। उल्लेखनीय है कि
कलकत्ता के समाचार पत्र इंडियन मिरर ने, कलकत्ता के समाचार पत्र इंडियन मिरर ने कांग्रेस को प्रथम राष्ट्रीय सभा की उपमा दी। कांग्रेस को प्रथम कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय सभा की उपमा दी। ठीक है, कि यह भविष्य का संसद है, यह भविष्य का जो है संसदीय व्यवस्था का केंद्र रहेगा। ये बातें कलकत्ता मिरर ने 1885 के 29 दिसंबर के अपने संपादकीय में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना भविष्य के संसद के रूप में या प्रथम राष्ट्रीय सभा के रूप में। तो ये बहुत बड़ी बातें थी। कांग्रेस से जुड़े हुए सिद्धांत और कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि कांग्रेस के सिद्धांत और इससे जुड़ी हुई प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया भी भूलेंगे नहीं कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत और स्थापना से संबंधित लोगों की प्रतिक्रिया भी उल्लेखनीय है। 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 जैसे सबसे पहले लिखिए, जैसे लाला लाजपत राय ने सेफ्टी भाल्व की अवधारणा दी। सेफ्टी भाल्व की अवधारणा दी। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी भाल्व से जोड़ा। सेफ्टी भाल्व की अवधारणा थी। ठीक है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने त्वरित चालक सिद्धांत दिया। कांग्रेस की स्थापना के विषय में बताया, त्वरित चालक सिद्धांत दिया। त्वरित चालक सिद्धांत दिया। त्वरित चालक सिद्धांत दिया। त्वरित चालक सिद्धांत दिया। अभी थोड़ी देर पहले डफरिन के विषय में लिखे थे कि डफरिन ने कांग्रेस के विषय में क्या कहा था। अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस। कालांतर में 1900 के करीब में कर्जन ने लिखा, एनसीईआरटी फैक्ट भी है, कि कर्जन ने कहा कि मैं कांग्रेस के पतन की ओर जा रही है और उसके मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा। तो लिख देंगे, कर्जन ने यह कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। लड़खड़ाते हुए जा रही है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। लड़खड़ाते हुए जा रही है। उसके आगे एक लाइन और था जो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रह जाए वही बहुत है, कि मैं उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। किसके? कांग्रेस के मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसके बाद है अरविंद घोष। तो लिखेंगे अरविंद घोष में, कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ। कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ। कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ।
पद के भूखे पॉलिटिशियंस है। कौन, किसने कहा यह बात, किसने कहा? चलिए एक और लिख देना, गांधी जी का। जब आजादी मिल गई तो गांधी जी अभी कुछ दिन पहले संसद में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महात्मा गांधी यूं ही नहीं कह दिए थे कि कांग्रेस ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये बातें अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब बोला तो हंगामा हुआ, लेकिन बात तथ्य तो तथ्य है कि किसने कहा कि कांग्रेस अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है और इसे समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने। तो लिखेंगे लास्ट में, महात्मा गांधी ने यह कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, एक और लिख दो, लाला लाजपत राय ने कहा था कि यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। ठीक है, चलिए ये इसी कड़ी में अब नेक्स्ट एंगल है और वह है कांग्रेस का आरंभिक अधिवेशन। 1885 से 1905 तक 7-8 ऐसे अधिवेशन हैं जिसको आपको याद करके रखना है, और उसी में कांग्रेस से जुड़ी हुई कई फैक्ट भी है, और जो किसी भी स्थिति में आपको भूलना नहीं है। भूलेंगे तो कोई बच्चे तो है नहीं, स्वयं यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उस भावना को उसने समझा। कोई आदमी यदि पीछे है, पिछड़ापन का शिकार है, तो उसके पीछे भी वही है। ठीक है कि नहीं? तो स्पष्ट है कि आप यदि अंतः मन से यह स्थापित कर चुके हैं कि हमको आगे बढ़ना है तो कोई रोक भी नहीं सकता है। अंतः मन में यदि यह स्थापित कर लिया कि अच्छा देखई छी भय जेते, तो भय जेते इस आलस्य भाव से कंपटीशन में काम नहीं चलता है। कंपटीशन में हमेशा जागृत रहने की जरूरत होती है। आगे लिखिए, लिखेंगे कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन। कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन, कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन। आरंभिक अधिवेशन पहले इस तरह से चार्ट बना लीजिए। ठीक है, 4 भाग में चार्ट को बांट लीजिए। 4 भाग में चार्ट को बांट लीजिए। 4 भाग में चार्ट को बांट लीजिए, काम तमाम हो जाएगा। पहला भाग, चलिए शुरू कर दिए। 4 भाग में बांट दिए। पहला देख लो, अधिवेशन छोटा सा भाग हो, स्थान छोटा सा हो, अध्यक्ष छोटा सा हो, और विशेष या अभियुक्ति थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि इसमें कुछ बातें लिखाई जाएगी। ऐसा नहीं कि अवधि खूब बड़ा, अब विशेष बहुत छोटा। ठीक है, तो लिखिए पहला अधिवेशन 1885। तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885। कहां हुआ? बॉम्बे। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी। विशेष 72 लोगों ने हिस्सा लिया। विशेष 72 लोगों ने हिस्सा लिया। अब कितना बार लिखोगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया?
एक दिन में 4 बार लिख चुके हो, अब कितना बार लिखोगे? ठीक है, तो पहला अधिवेशन कंप्लीट हो गया ना। ये सब बातें ऊपर ही लिख लिए थे कि नेहरूजी की सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रखा गया, ये सब तो ऊपर ही में लिख लिए थे, तो यहां लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है। दूसरा अधिवेशन 1846 कलकत्ता। अध्यक्ष नेहरूजी। अध्यक्ष नेहरूजी। 436 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, उसमें 33 मुसलमान थे। 436 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, 436 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया, उसमें 33 मुसलमान थे। उसमें 33 मुसलमान थे। ठीक है, कौन थे? मुसलमान थे। चलिए, उसमें विशेष में एक और ली तो, नेहरूजी पहले पारसी अध्यक्ष थे जो 3 बार बनाए गए। नेहरूजी पहले पारसी अध्यक्ष थे जो 3 बार बनाए गए। ये तीनों तारीख लिख लो। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? नेहरूजी। और नेहरूजी की पत्रिका का क्या नाम था बताओ? रफ्त गिरफ्तार। उनकी संस्था का क्या नाम था? रहनुमाई माजदा सभा। जिसने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया? स्त्री शिक्षा पर। सबसे ज्यादा फोकस किस पर दिया? तो स्त्री शिक्षा पर। ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए तीसरा अधिवेशन। लिखिए मद्रास। तीसरा अधिवेशन। अच्छा, एक बात और, चलिए, तो मैं बता रहा था बहुत अच्छी बात कि जो दूसरा कांग्रेस कलकत्ता में अधिवेशन था, उसमें डफरिन ने रात्रि भोज भी दिया था। तो विशेष में एक लाइन और लिख देना। विशेष में, दूसरा अधिवेशन के विशेष में कि डफरिन ने रात्रि भोज दिया था। डफरिन ने डिनर दिया था सबको, रात्रि भोज दिया था। मैंने उस समय कांग्रेस के प्रति उसके दृष्टिकोण को दिखलाता है कि ब्रिटिशों की दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति बहुत नकारात्मक नहीं थी, तब न भोज खिलाया। ठीक है, रात्रि भोज का आयोजन किया था। चलिए, अब तीसरा आ जाइए।
तीसरा है 1887 मद्रास, 1887 मद्रास। और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। और अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आप सुनिए, और जब डफरी ने कांग्रेस की आलोचना की तो तैयब जी ने नारा दिया कांग्रेसी बनो। तो लिखिए, तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। विशेष में तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। कांग्रेसी बनो का नारा दिया। कांग्रेसी बनो का नारा दिया। इसके बाद है चतुर्थ अधिवेशन। चतुर्थ अधिवेशन है 1888 इलाहाबाद। चतुर्थ अधिवेशन है 1888 इलाहाबाद। चतुर्थ अधिवेशन है 1888 इलाहाबाद। जॉर्ज विल, जॉर्ज उल, फूल नहीं है, उल है, उल, यह पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। यह पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। यह पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन? जॉर्ज विल। और याद रखिएगा कि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने सरकारी अधिकारी पे प्रतिबंध लगा दिया कि आप कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब अब सरकार जो है कांग्रेस से चिढ़ने लगी थी। उसके बढ़ते प्रभाव से अब दृष्टिकोण उभर कर सामने आने लगा था। तब सर सैयद अहमद खां को भी तैयार किया गया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, इंडियन यूनियन पैट्रियटिक एसोसिएशन 1888 में स्थापित किया गया सर सैयद अहमद खां और सी प्रसाद के संयुक्त प्रयासों से। और जिसका उद्देश्य क्या था, भी लिखाए भी थे कि कांग्रेस का विरोध करना ही इसका क्या था, उद्देश्य था। तो यहां से कांग्रेस का विरोध सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया अपने उस संगठन के द्वारा। ठीक है कि नहीं? लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां से कांग्रेस का विरोध अब करवाना इसी ने शुरू किया, अंग्रेजों ने ही शुरू किया। तो सरकार ने सरकारी अधिकारियों पर अधिवेशन में जाने की मनाही कर दी। तो लिख देंगे विशेष में, सरकार ने अधिकारियों पर अधिवेशन पे जाने में मना कर दी। अधिवेशन में जाने पर मना कर दी, मना कर दी। ठीक है, मना कर दी। अब आ जाइए पांचवा अधिवेशन, बॉम्बे बेडरबर्न। बॉम्बे बेडरबर्न 1889, बंबई बेडरबर्न। इन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। विशेष में लिख दो, बेडरबर्न ने, बेडरबर्न ने, बेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। बेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। एओ ह्यूम की जीवनी लिखी, जीवनी लिखी। और पहली बार महिला ने हिस्सा लिया, और पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके पहले कोई महिला प्रतिनिधि नहीं थी, और पहली बार महिला ने हिस्सा लिया, हिस्सा लिया, और पहली बार महिला ने हिस्सा लिया। ठीक है,
यही वो वर्ष था। आप यहां नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, कॉपी के ऊपर में लिख लीजिए इस लाइन को कि डिग्बी, एनसीईआरटी लाइन है कि लंदन में डिग्बी ने इंडिया कमेटी बनाई, कांग्रेस की एक ब्रिटिश शाखा बनाई और एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था इंडिया पत्रिका। तो कॉपी के ऊपर में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि लंदन में विलियम डिग्बी ने, ये डिब्बी नहीं है डिग्बी है, विलियम डिग्बी ने, लंदन में विलियम डिग्बी ने इंडिया कमेटी की स्थापना की, इंडिया कमेटी की स्थापना की, इंडिया कमेटी की स्थापना की और इंडिया कमेटी की स्थापना की और इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, और इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया, इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, अब आ जाइए छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता, छठा अधिवेशन 1890 कलकत्ता, कलकत्ता। अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता, अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। इस अधिवेशन का सेंट्रल पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या है कि पहली महिला स्नातक, पहला पुरुष स्नातक बंकिम चंद्र थे, अब पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो लिख देंगे इस अधिवेशन में पहले महिला स्नातक, देखो ना, इस अधिवेशन में पहली महिला स्नातक, पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी, कादम्बिनी गांगुली थी जिन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था, कांग्रेस को संबोधित किया था। कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक है, कितनी महत्वपूर्ण है, यह पहली महिला स्नातक है, याद रखिएगा। परीक्षा में एनसीईआरटी फैक्ट भी है, उनके भाषण के सारांश भी हैं, और उनके भाषण के सारांश में है कि आने वाले समय में महिला की जो पतित स्थिति है, दलित स्थिति है, उससे उबरने में मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। यदि महिलाएं शिक्षा को ग्रहण करती हैं, राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेती हैं, तो निश्चित रूप से उनका विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, हो भी रहा है। उनके द्वारा कही गई 125 पहले की बातें, 125 वर्ष पहले की बातें आज सफलीभूत हो रही है कि जैसे जैसे एजुकेशन का प्रसार हो रहा है, जैसे जैसे राजनीतिक संस्थाओं में विभिन्न माध्यमों से हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें एक माध्यम है स्थानीय लोकतंत्र में आरक्षण। 73वां संशोधन में आपने देखा कि 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिए गए। कुछ राज्यों ने सबसे पहले आगे बढ़कर 50% आरक्षण दिया, बिहार उनमें से प्रथम राज्य है जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया। अभी कुछ दिन पहले भी, कल तक यूट्यूब लाइव पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर जो संविधान का है उसका ढेर सारे क्वेश्चंस को बनवाया। अब आप नहीं बनाते हैं, नहीं देखते हैं, वो तो आपकी समस्या है। हम तो यही समझते हैं मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। आप में से प्रकाश जी का मैं आंसर बराबर देखता भी रहता हूं, पल्लवी का आंसर मैं देखता रहता हूं, भले ही गलत बोलती है कई बार, लेकिन दिखाई देता है, प्रेजेंस दिखाई देता है। तो जो इस तरह के होते हैं विद्यार्थी वो आगे रहते ही हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। कक्षा, कंपटीशन की कक्षा जब मैं ले रहा हूं अपने व्यस्त समय में से निकाल करके, तो हर कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है
और आज एक माध्यम है, एक ये भी एक माध्यम है जिसके जरिए हम आपसे जुड़े रहते हैं, और यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो उनको हंसी आ रही है। जब परीक्षा में बैठिएगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। जब उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या हमने छोड़ दिया और क्या हमने किया, ठीक है कि नहीं। समय ऐसे ही होता है, समय 24 घंटा बीतने में टाइम थोड़ी लगता है, उसमें से निकालना होता है, ठीक है कि नहीं। और जितना आपकी चाहत शक्ति मजबूत रहेगी उतना बढ़िया से आप टाइम को निकाल लेंगे। चलिए खैर मूल में आ जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली के क्या विचार है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि अब 12वां अधिवेशन को देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, 1896 का कलकत्ता। रहमतुल्लाह सयानी ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी का एक रचना है वंदे मातरम और आनंद मठ, और उस आनंद मठ में वंदे मातरम एक गीत है जो राष्ट्रीय गीत बना, और जिसकी पृष्ठभूमि कौन सा विद्रोह की पृष्ठभूमि है, कथानक, सन्यासी विद्रोह। पढ़ाए भी थे, लिखाए भी थे, समझाए भी थे, बुझाए भी थे। अब भुला जाइए तो क्या कहता हूं कि आपकी समस्या। तो बंकिम चंद्र की जो आनंद मठ वंदे मातरम, उस समय वंदे मातरम जब गाया जाता था तो यह राष्ट्रीय राष्ट्रवादी भावनाओं से उत्प्रेरित होकर, यह सांप्रदायिक नहीं था। रहमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे। लेकिन आज यदि वंदे मातरम गीत गाए जाते हैं तो अब उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि यह सांप्रदायिक हो गया, एक धर्म विशेष से संबंधित हो गया, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया, तो लिखिए 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता, कलकत्ता, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी, बंकिम चंद्र चटर्जी की, अब विशेष में लिख देंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से, रचना आनंद मठ से, आनंद मठ से लिए गए वंदे मातरम, लिए गए वंदे मातरम, लिए गए वंदे मातरम लिए गए वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, पहली बार गाया गया था, पहली बार गाया गया था, पहली बार गाया गया था। चलिए अब आ जाइए, इस उदारवादी चरण में है 1905 तक। 1905 में 21वां अधिवेशन लिख देंगे, 21वां अधिवेशन 1905 बनारस, 1905 बनारस, बनारस। अध्यक्ष का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, अध्यक्ष का क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। विशेष में लिख देंगे कि गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया, गोखले को विपक्ष का नेता कहा गया। इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना हुई, इसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना हुई, आलोचना हुई एवं, एवं
गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी 1905 में, एवं गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी 1905 में। उन्नीस सौ पांच में, ठीक है, 1905 में। चलिए, तो ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन थे 1885 से 1905 के बीच। फिर दूसरा चरण पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, तो दूसरे चरण में लिखाएंगे कि दूसरे चरण में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से थे। तो पहले चरण में मैंने कहा था 7-8 जो अधिवेशन हुए उसको टिप्स पे याद रखिए, एकदम एक बार बटन दाबें कि रहमतुल्लाह सयानी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो आऊंगो नहीं होना चाहिए। 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम, इतनी बात एकदम सीना पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भुला जाइए कि कलकत्ता अधिवेशन में सबसे, या कादम्बनी गांगुली कौन थी और किस अधिवेशन में उन्होंने पहली बार भाग लिया और अपने उद्गार से सबको अवगत कराया, भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति के विषय में बताया। तो 1890 का कलकत्ता अधिवेशन था। तो इस तरह से इन चीजों को याद करके रखेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। इसी कड़ी में कांग्रेस की जो प्रारंभिक समय में उदारवादी चरण में जो मांग थी, कांग्रेस किसमें बिलीव करते थे, कांग्रेस की क्या मांगे थी और कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो लिखेंगे कांग्रेस की कार्य पद्धति। अब लिखो कांग्रेस की कार्य पद्धति। कांग्रेस की कार्य पद्धति थी कि कांग्रेस 4P कांग्रेस 4P पर काम करती थी। जैसे प्रे पहला है प्रेम, प्रेम मतलब क्या, प्रार्थना करती थी। प्रे, पेटिशन का हिंदी होता है प्रार्थना पत्र। प्रे पेटिशन, प्रोटेस्ट में लिख देंगे प्रतिरोध करना, निष्क्रिय प्रतिरोध। कालांतर में एक नई अवधारणा भी आई, पहले लिखो प्रतिरोध। और प्रतिरोध का तरीका भी बड़ा उदारवादी था जी। 5 मिनट जाइए, आपकी कक्षा है, जब मन हो आइए, जब मन हो चले जाइए। मेरे को रोका है तेरे को कभी? जाइए। हालांकि 5 मिनट रुक जाते तो 10 मिनट देते, लेकिन अब 5 मिनट जाना है तो जाइए। 5 मिनट रुक जाते तो बम्पर ऑफर था 10 मिनट का, ठीक है। हाँ चलिए, खैर कहां थे हम लोग जी? प्रे पेटिशन प्रोटेस्ट अ प्रोग्राम, एक और लिख दो, प्रोग्राम, कार्यक्रम। हालांकि एक तत्व को और लेकर चलते थे, और था प्रेस। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रेस की बड़ी भूमिका रही, ठीक है। तो एक और लिख दो, 4P के जगह ऊपर 5P लिख दो, क्या दिक्कत है? ये तो अपने हाथ का, कोई परीक्षा में लिखा हुआ किसी विचारक का तथ्य थोड़ी हो, तो मेरे द्वारा लिखवाया हुआ है। अब 4P की जगह 6P कर देंगे, 5P में 5वां P लिख दो, प्रेस, ठीक है। ये इसकी कार्य पद्धति थी कि इस 5P के आधार पर वो अपनी बातें सरकार के समक्ष रखता था। कौन? उदारवादी। और उसके बावजूद करजन ने कहा कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उसके बावजूद डफरिन साहब ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संज्ञा दे डाली। मतलब उसके बावजूद सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस के अधिवेशन पे जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सरकार डर गई, जबकि उसका तरीका क्या था? बड़ा साधारण सरल था।
प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना पत्र दे रहा था, कुछ कार्यक्रम बता रहा था कि कुछ कार्यक्रम दे दीजिए, ठीक है कि नहीं। अभी पूना सार्वजनिक सभा में पढ़े कि 1875 में कांग्रेस की स्थापना से पहले ही पूना सार्वजनिक सभा के रानाडे साहब ने कहा कि भाई सबसे पहले भारतीयों को अपने विधानमंडल में थोड़ा सा प्रतिनिधित्व दे दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो ये सब कितनी आसान बातें थी, और यही बातें कांग्रेस की स्थापना के पहले चरण में भी की गई। तो लिखिएगा, अब लिखिए उपलब्धि। उपलब्धि कांग्रेस की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय व्याख्या किया। साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय व्याख्या किया। अर्थशास्त्रीय व्याख्या किया, समझ जाइए। नेहरू जी ने कहा इस अर्थशास्त्रीय व्याख्या में सबसे बड़े योगदानकर्ता कौन है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नेहरूजी, जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके सरकार सारी संस्थाओं को और सारे जो हमारे परंपरागत अर्थव्यवस्था के मॉडल्स और तत्व हैं उसको नष्ट कर रही है, और धीरे धीरे भारत दरिद्रता की ओर उस गर्त में जा रहा है। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट यदि परीक्षा में दे तो आप सीधे दादा भाई नेहरूजी पर टिक लगा देंगे। कितनी बातें, वो तो ढेर सारी बातें बताई, हम किताब थोड़ी उस पर लिखवा सकते हैं। इसी के लिए कहते हैं ना किताब पढ़िए, उन चीजों को समझिए। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति मैं कर सकता हूं, उसको मैं समझा सकता हूं जो मैंने समझा दिया, उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके दूसरा क्या था? दूसरा उनकी उपलब्धि क्या थी? तो संवैधानिक सुधार, यह उनकी उपलब्धि थी। तो लिखेंगे दूसरा बिंदु पे जो हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ। संवैधानिक सुधार हुआ। संवैधानिक सुधार हुआ कि जब भारत परिषद अधिनियम 1892 लाए गए, जब भारत परिषद अधिनियम 1892 लाए गए, जब भारत परिषद अधिनियम 1892 लाए गए, और जिसके द्वारा वायसराय की विधायी परिषद, वायसराय की विधायी परिषद और प्रांतीय परिषद में कुछ सदस्यों को, या ऐसे लिख दो, प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। कुछ सदस्यों को भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन सकते थे। अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन सकते थे। अप्रत्यक्ष, हमारी ओर देख लो बच्चा, इतना स्मार्ट आदमी खड़ा है, हमको छोड़कर तुम किसी और को देखोगे तो कैसे मंजूर होगा? ठीक है, हमारी ओर देखो, सिर्फ देखते हो उतना स्मार्ट लड़का पीछे खड़ा है और सिर्फ मेरी ओर देख रहा है। देखो कितना स्मार्ट है। क्या नीतीश कुमार, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे बगल में इतना स्मार्ट लड़का बैठा हुआ देख रहा है सब। देखिए, अब लड़की सब भी देखने लगी, किसको सर स्मार्ट कहें, बड़ा दिक्कत है। एक बार वो देख देगा तो वो कंप्लेन लेके आ जाएगा कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मुझे अमुक विद्यार्थी घूर घूर कर देख रहा था। ठीक है कि नहीं? मतलब गजब हाल है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है? कि मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि
कुछ भारतीयों को भी विधान परिषद में चुना गया, लेकिन बहुमत किसका रहा? सरकारी बहुमत ही रहा। और अभी बीपीएससी के मेंस में 69वीं मेंस में भारतीय विधान परिषद 1892 दिया गया 100 शब्द में लिखने के लिए। इतना ही लिखिएगा, थोड़ा पृष्ठभूमि लिखिए, थोड़ा मूल बातें लिखिए, थोड़ा सा इसका कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, खत्म हो गई बातें। ठीक है कि नहीं? आर्ट होना चाहिए, विषय वस्तु की समझ होनी चाहिए। यदि विषय वस्तु की समझ है तो किसी भी स्तर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिएगा, फिर उसमें लिख देंगे मगर बहुमत सरकार, ऐसे लिखो, बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहा, बना रहा। बहुमत सरकारी सदस्यों का बना रहा। किस एक्ट में? 1892 के एक्ट में बहुमत किसका था? इसलिए भारतीयों ने हल्ला किया कि नहीं भाई नहीं, भारतीयों के प्रतिशत को बढ़ाइए और धन के नियंत्रण पे भारतीयों का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ना चाहिए। हालांकि 1892 में पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। पहली बार बजट पे बहस करने का भी अधिकार क्या दिया गया? किसमें दिया गया? 1892 में। बजट पे मतदान करने का अधिकार 20 सालों के बाद लगभग मिला, 1909 के एक्ट में मिला भारतीयों को। और याद रखिए कि बिल्कुल अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तरह ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मांग की, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जब तक आप हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तब तक हम कर भी नहीं देंगे। तो ये नारा स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा है। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर भारतीयों ने भी यह मांग की थी। ठीक है कि नहीं? यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखिएगा तो वहां पे लिख लीजिए। इस एक्ट में, इसी एक्ट में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया। ठीक है? अधिकार दिया गया। नोट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर, नोट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तर्ज पर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। टिक लगा दो। ये कहां की स्वतंत्रता संग्राम के नारे हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस चरण में उठाया? उदारवादी चरण में उठाया। फर्स्ट चरण जो था वो उदारवादी चरण में इसको उठाया, ध्यान रखेंगे। वहीं पे लिख देना एक और कि पहली बार कांग्रेस के मंच से 1905 में गोखले ने, पहली बार कांग्रेस के मंच से 1905 में गोखले ने और 1906 में, और 1906 में नेहरूजी ने स्वशासन या स्वराज्य के दावे को प्रस्तुत किया। स्वशासन या स्वराज्य के दावे को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर, इस तरह से लिख दो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर प्रस्तुत किया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर प्रस्तुत किया। कनाडा के तर्ज पर प्रस्तुत किया। टिक लगा दीजिए। तो पहली बार स्वशासन या स्वराज की मांग कांग्रेस के मन से किसने उठाई? गोखले ने। 1905 किस अधिवेशन में? बनारस। और 1906 में नेहरूजी ने कलकत्ता, वो तो आगे चल के फिर पढ़िएगा ही।
और याद रखिए कि किसके तर्ज पर, कहां का सुशासन, तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का सुशासन। नेरोजी ने जो गोखले ने जो सुशासन की बात की, नेरोजी ने जो सुशासन की बात की, वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सुशासन मॉडल था। और एनी बेसेंट ने जो कालांतर में सुशासन की बात की, होम रूल की बात की, वो आयरलैंड के तर्ज पे था। वो किसके तर्ज पे था? आयरलैंड के तर्ज पे था। तो यदि कभी पूछे कि आयरलैंड के तर्ज पे सुशासन की मांग सबसे पहले किसने उठाई, तो एनी बेसेंट ने। ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के तर्ज पर सुशासन की मांग या स्वराज की मांग किसने उठाई, तो गोखले ने। क्वेश्चन एक ही है, मतलब भाव एक ही है, लेकिन उसकी अवधारणा थोड़ी सी डिफरेंट है। तथ्य के आधार पे वो अवधारणा बदली हुई है। भाव तो है सुशासन, लेकिन तथ्य क्या है? एक है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के आधार पे, दूसरा है आयरलैंड के आधार पे सुशासन की मांग सबसे पहले किसने उठाई? एनी बेसेंट ने। वहां पे नोट में लिख दो, क्या दिक्कत है, याद रहेगा, लाल कलम से नोट लिख लो। एनी बेसेंट ने आयरलैंड के तर्ज पर आयरलैंड के तर्ज पर सुशासन की मांग उठाई। सुशासन की मांग उठाई। ठीक है, चलिए, ये उपलब्धि थी। किसकी उपलब्धि थी? कांग्रेस की। इसके अलावा कांग्रेस की उपलब्धि प्रशासनिक और आर्थिक भी है। बेल्वी आयोग गया, कांग्रेस के दबाव में बेल्वी आयोग ने यह कहा कि नहीं, धन का, भारतीय धन का दुरुपयोग हो रहा है। गोखले ने इस प्रश्न को रखा और कहा कि यह सामान्य बुराई नहीं है, यह एक नैतिक बुराई भी है कि ब्रिटिश सरकार अत्यधिक धन खर्चा कर रही है। ठीक है कि नहीं? अपव्यय कर रही है, दुरुपयोग कर रही है। उपयोग और दुरुपयोग में अंतर होता है। पंखा चल रहा है, यह कोयला पे आधारित ऊर्जा के माध्यम से चल रहा है। यह किस पे चल रहा है? यह कोयला पे आधारित है। और इसी में एसी लगा दीजिए, आप पीछे यहां कूलर लगा दीजिए, तो कूलर का हवा, ऊपर से हवा, और तीसरी हवा है एसी का हवा। ये तीनों हवा मिलने लगे तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। ठीक है कि नहीं? मैं इसका हमेशा जब भी अकेले रहता हूं तो विरोध करता हूं। अकेले तो उसको आप पालन कर सकते हैं, समूह में तो आप विरोधी कर सकते हैं कि ठीक नहीं है, बंद कर लीजिए। यहां तो मेरा सब विद्यार्थी है, तो हम एसी बंद कर देंगे, हटा देंगे एसी, कूलर नहीं लगाएंगे। ठीक है कि नहीं? लेकिन घर में तो कई बार नहीं ना चल पाएगा, क्योंकि नारायण जी समझ रहे हो ना, भविष्य में समझ जाओगे। सब जगह विश्व विजेता रहोगे, लेकिन घर में क्या रहोगे? विश्व विजेता का सम्मान वापस मिल जाएगा, ले लिया जाएगा। तो इसलिए, हालांकि ईश्वर की कृपा है कि मैं सभी जगह विजेता के रूप में ही रहता हूं, ये समझो तो ईश्वर की कृपा है। ठीक है कि नहीं? बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, मूल में आ जाओ। लेकिन ऐसा होता है कि आप दुरुपयोग को रोकना चाहिएगा, तो दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या होता है? विरोध का सामना करना पड़ता है। एक नैतिक बुराई है वास्तव में। यदि आप किसी संसाधन का दुरुपयोग करते हैं तो नैतिक बुराई है। नहीं, मैंने एक दिन संस्मरण सुनाया था ना कि एसी के दुकान में गया तो कहा कि सर ये कूलर ले लीजिए, नया कूलर आया, बड़ा अच्छा है सर। एसी जब चलता है ना तो बड़ा ठंडा हवा देता है। तो मैं उसको देखने लगा, मुझे लगा कि ये मुझे एकदम बंतु समझ रहा है, बुड़बक। नहीं होता है कि किसी नए व्यक्ति को यदि धनराशि आ जाती है तो वही हमको समझ रहा है कि जिंदगी में पहली बार मैं कूलर खरीद रहा हूं या एसी देख रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझा कि नहीं समझा? चलो खैर, मूल में आ जाओ। तो ये दुरुपयोग होता है। आजकल सरकार जो है सो क्लीन एनर्जी पे बल देती है। क्लीन एनर्जी क्या है बताओ जी? क्लीन एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो अक्षय ऊर्जा है, नवीनीकरण ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब ज्वारीय ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा का निशानी है। जो सतत विकास लक्ष्य जो 17 यूनाइटेड नेशन ने 2015 में निर्धारित किए हैं और जिसे 2030 तक प्राप्त करना है, उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला जिसमें
सतत विकास लक्ष्य का पहला बिंदु क्या है कि जीरो पॉवर्टी, कि गरीबी को मुक्त कर देंगे हम। हर देश का यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि गरीबी को से मुक्त हो जाए। दूसरा जीरो हंगर, मतलब भूख से मुक्ति दे दीजिए देश को, हमने दे दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 2021, एक देश एक राशन कार्ड, पीडीएस सिस्टम को मजबूत करके, इन सब के मिड डे मील प्रोग्राम चला के, आईसीडीएस के माध्यम से, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके माध्यम से हम लोगों को भूख से मुक्ति नहीं दिलाए। सबसे बड़ा सशक्त तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक है, जिसमें हमने फूड सिक्योरिटी 68% लोगों तक पहुंचाई। 32% को ऑलरेडी फूड सिक्योर्ड था। सरकार को हमारी चिंता तो नहीं है, सरकार को आपकी चिंता भी नहीं है। सरकार को चिंता है उस वर्ग की जो भूख से पीड़ित है, वहां तक कैसे हम राशन को पहुंचाएं, उसके लिए सरकार चिंता करती है। आपके लिए सरकार को चिंता नहीं करना। आप तो ब्लैक मार्केटिंग में आप तो डिफरेंट कलर का फूड्स को ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फास्ट फूड खाने वाले लोग हैं साहब, आजकल तो नया कल्चर चला है, और वो नया कल्चर क्या है, फास्ट फूड, ठीक है कि नहीं। फास्ट फूड भोजन का हिस्सा हो गया। मूल में आ जाए, कितना भी बड़े रेस्टोरेंट में मैं खा लूं, जब तक घर में आके रोटी और सब्जी नहीं खाता हूं, मेरा तो मन ही नहीं भरता है। एक रोटी तो कम से कम खाएंगे, तभी जाकर हमको नींद आएगी। कितना भी कुछ खा लूं, पिज्जा और क्या क्या सब होता है, वो सब तो आदमी के मन रखने के लिए, बच्चों का भी कई बार मन रखने के लिए खा लेना पड़ता है कि अच्छा लाओ बेटा खा लेता हूं, लेकिन अंदर का तो दर्द बना रहता है। और अंदर का दर्द तो रोटी और सब्जी जब तक नहीं खाऊंगा तब तक तो चैन मिलेगा नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है, तो वेलवी आयोग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था जिसने समाधान करने का प्रयास किया। भारतीय धन की जो धनराशि थी उसके दुरुपयोग को रोकने के प्रति चिंता व्यक्त की, और गोखले ने कहा कि यह एक नैतिक बुराई है। अपव्यय करना भी एक क्या है, मोरल एविल्स है, नैतिक बुराई है। अब इस चीज को लिखना नहीं ना, इस सब चीज को, हाँ बेलवी आयोग लिख सकते हो तो लिख देंगे नोट में, बेलवी आयोग। बेलवी आयोग का संबंध धन के निकासी से है, धन के निकासी से है, धन के निकासी से है। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस ने क्या दिया देश को, आरंभिक समय में कांग्रेस ने दिया, किसानों के लिए कृषि बैंक की स्थापना पे बल दिया, न्यायिक मामले में सुधार पे बल दिया, पुलिस सुधार पे बल दिया। इन सब के आधार पे ही कालांतर में कर्जन के समय में कई रिफॉर्म बने, और कर्जन को ओमिशन कमीशन का प्रतिनिधित्व करता भी माना गया। उसके समय में कई कमेटी बनी थी। तो ध्यान रखिए, कांग्रेस ने नागरिक अधिकार की रक्षा की बात की। पहली बार कांग्रेस ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा की बात की, ये इसकी उपलब्धि रही है। तो लिखेंगे कांग्रेस ने आरंभिक चरणों में सूदखोरों के चंगुल से बचाने के लिए, किसानों के लिए, सूदखोर के चंगुल से बचाने के लिए किसानों के लिए किसानों के लिए कृषि बैंक की बात की, कृषि बैंक की मांग की, कृषि बैंक की मांग की। नागरिक अधिकार की रक्षा की बात की, नागरिक अधिकार की रक्षा की बात की, नागरिक अधिकार की रक्षा की बात की। एवं न्यायिक और पुलिस सुधार के लिए मांग उठाई, न्यायिक और पुलिस सुधार के लिए मांग उठाई, नागरिक और पुलिस सुधार के लिए मांग उठाई, नागरिक और पुलिस सुधार के लिए मांग उठाई, मांग उठाई। बस ये उसकी उपलब्धि भी रही और ये उसका डिमांड भी रहा। इन्हीं शब्दों के साथ 1905 तक कांग्रेस के संपूर्ण बातें क्या हो गई, अवधारणा के साथ समाप्त हो गया। तो 1885 से 1905 1.5-2 घंटे में पूरी अवधारणा के साथ, पूरे तथ्य के साथ हमने समझा दिया।
अब आपका काम है कि आप इसे परीक्षा तक याद कर ले तो आपका भला है, नहीं याद करेंगे तो भाला है, दोनों है आपके पास। जब भी कोई खंड समाप्त होता है तो क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट, तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, सबसे पहला बूस्टर फैक्ट पढ़िए। नाटो भाइयों को, नाटो बंधु को, नाटो बंधुओं को बिना किसी, नाटो बंधु या नाटो भाइयों को बिना किसी मुकदमा चलाए, मुकदमा चलाए, मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर अंडमान भेज दिया गया, गिरफ्तार कर अंडमान भेज दिया गया, गिरफ्तार कर अंडमान भेज दिया गया। पॉइंट नंबर 2, रजनीपाल दत्ता ने कहा कांग्रेस के संदर्भ में, रजनीपाल दत्ता ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, रजनीपाल दत्ता ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ाई भी लड़ती है, साम्राज्यवाद से लड़ाई भी लड़ती है, साम्राज्यवाद से लड़ाई भी लड़ती है और सहयोग भी करती है, और सहयोग भी करती है, और सहयोग भी करती है। लड़ाई भी लड़ती है और सहयोग भी करती है। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं 1896 में, 1896 में महाराष्ट्र और पूना में, महाराष्ट्र और पूना में ब्रिटिश माल के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाया गया था, ब्रिटिश माल के बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाए गए थे, ब्रिटिश माल के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। और लास्ट है कि जमींदार, जमींदार, जमींदार भूस्वामी, भूस्वामी राजा महाराजा, राजा महाराजा, राजा महाराजा इत्यादि ने, इत्यादि ने, इत्यादि ने ब्रिटिश शासन का शुरू से लेकर अंत तक, ब्रिटिश शासन का शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक समर्थन किया, समर्थन किया। एक और लिख दो, 1893 में विलियम बेडरबर्न, विलियम बेडरबर्न या बेडरबर्न और डब्ल्यू केन ने, और डब्ल्यू केन ने, डब्ल्यू केन ने राजनीतिक सुधार के लिए, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए, भारत में राजनीतिक सुधार के लिए
भारत में राजनीतिक सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनाने की ऊपर बल दिया। इंडियन पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनाने पे बल दिया। इंडियन पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनाने पर बल दिया। इंडियन पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनाने पर बल दिया। एक और लिखो, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले चुनाव लड़ने वाले, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। एक और लिखो लास्ट, पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का उल्लेख 1892 के 1892 के भारत परिषद अधिनियम में देखा गया। बस देखा गया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की मतलब पहले चरण की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और थोड़ी देर में मैं आता हूं दूसरे चरण को लेकर। 5:50 हो रहे हैं, 6 बजे मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होता हूं। आज दूसरे चरण का जो पहला भाग है उग्रवादी चरण, ठीक उसी तरह से जैसे आपने उदारवादी चरण को पढ़ा है उसी तरह से उग्रवादी चरण को भी आप पढ़ करके और इसे विराम लगा सकते हैं। उग्रवादी चरण का एक भाग है क्रांतिकारी आंदोलन और उसको हम लोग कल देखेंगे और फिर इसी तरह से कल गांधी जी को भी हम लोग भारतीय राजनीति में ले आएंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि कल 8 बजे तक आपको आज़ादी भी हम दिला दें। यदि कल आज़ादी हम नहीं दिला पाए तो अगली कड़ी में हम लोग आज़ादी की ओर अंतिम कड़ी में प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह से एक बहुत बड़ा इतिहास का जो पाठ्यक्रम था वो अंतिम रूप में गांधीवादी चरण में जैसे ही जाएंगे वो अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ टेक रेस्ट 10 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं और आपके समक्ष पुनः स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे भाग को ही लेकर मैं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।